नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। जैसा कि आप देखकर ही जान गए होंगे कि आज हम उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई हैं उस पर बात करने जा रहे हैं आपके साथ। जो भी आपकी परेशानियां हैं वह इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी सवाल मन में उठ रहे हैं, उम्मीद है कि उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि यह जो वैकेंसी हैं इसका आयोजन कौन कराता है। इस एग्ज़ाम का आयोजन हाई कोर्ट कराता है। कौन कराता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ यू इलाहाबाद में आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वह इस परीक्षा का आयोजन हर साल तो नहीं लगभग, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह देखा गया है कि आर ओ की वैकेंसी होती हैं, उनके फाइनल होने के तुरंत बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार भी आपने देखा है कि आर ओ की वैकेंसी अभी फाइनल हुई, हालांकि उसमें बहुत सारे कोर्ट केस भी हुआ और कई सारी जो है लांछन भी लगे, लेकिन फ़िलहाल फाइनली वह सिलेक्ट भर्ती पूरी हो गई है। तो उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आपके सामने है। इस बार भी जैसे हाँ आर ओ का एग्ज़ाम कराया गया था, उसी तरह इस बार भी एन टी ए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एन टी ए ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो हाई कोर्ट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के बाद आपको हाई कोर्ट में पोस्टिंग मिलेगी। यह बिल्कुल गलत धारणा है। आपको इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आपके सामने है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो क्या है, देखिए ये 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक है। आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का आप वेट मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट में साइट्स हैंग हो जाती हैं, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं। कभी फ़ीस आपने सबमिट की और वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसी तमाम सारी दिक्कतें आपने अपने जीवन काल में देखी होंगी। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए आप अभी फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है। फ़ीस आप देख रहे हैं, हमेशा की तरह हाई कोर्ट बहुत सारी फ़ीस लेता है। तो 850 रुपये जनरल, EWS और OBC के लिए है। SC ST के लिए 650 रुपये है। और ये 650 रुपये केवल यूपी के SC ST के लिए है। अगर आप कहीं अलग से बिलोंग करते हैं, किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 850 रुपये फ़ीस ही सबमिट करनी है। और आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि जो रिजर्वेशन होता है वह स्टेट में स्टेट वाइज ही काउंट होता है। अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल आपके पास है तभी आप वहाँ के आरक्षण में आएंगे, अन्यथा आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो ये तो आपको जानकारी होगी ही। ठीक है। उसके बाद देखिए, आप फॉर्म भरने के बाद आपको करेक्शन के लिए भी टाइम मिल रहा है। ड्यूरेशन फॉर करेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको 15 से 16 नवंबर तक करेक्शन का टाइम मिलेगा। ठीक है। 15 से 16 नवंबर को देखिए, 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 नवंबर आपको फ़ी सबमिशन की लास्ट डेट मिलने वाली है। फिर आपको 2 दिन करेक्शन के लिए मिलते हैं, 15 नवंबर और 16 नवंबर आपको करेक्शन के लिए मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड की डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा गया है कि हाई कोर्ट बहुत टाइम नहीं लेता है। आप देखेंगे कि ये फॉर्म आप फिल करने की लास्ट डेट आप 16 नवंबर मान के चलिए। 16 नवंबर तक फॉर्म की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद लगभग लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिलने वाला है, यानी कि दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप इसका एग्ज़ाम देखेंगे। जनवरी फर्स्ट वीक में आपको इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी तक जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ है देखा गया है कि हाई कोर्ट का ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। वो अलग बात है कि कोई समस्या क्रिएट हो जाए, वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मली टाइम नहीं लेते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम आप देखेंगे क्या है। देखिए, पहला स्टेज 1 OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है और उसके बाद टाइपिंग होने वाली है। यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग देनी है। ठीक है। बहुत कम एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जाती है। एक उसमें से आपका ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है। तो अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में से कोई भी आप किसी भी में आप कमज़ोर हैं या तैयार नहीं हैं आपकी, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग का। ऐसे कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग अच्छी हो। तो ये आप इंश्योर करेंगे कि आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट है। हालांकि अभी देखिए, आप आर ओ का जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन कराया गया था, लेकिन ये अभी ऑफलाइन टेस्ट ही होने वाला है।
डेट और टाइम जैसा मैंने आपको बताया अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सर्विस रूल 2013, जो जिनके तहत भर्ती की जाती है, और जिसमें इन लिखा हुआ है कि इनका वर्क क्या है, क्या काम करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इससे आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको तो अभी फ़िलहाल तैयारी करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी की 819 पोस्टें हैं, और 819 पोस्टें काफ़ी होती हैं अपने आप में। 819 पोस्टें अपने आप में बहुत ज़्यादा होती हैं। ग्रेड पे आप देख रहे हैं, पुराना जो ग्रेड पे के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपको 5200, अगर 6 CPC के हिसाब से देखेंगे, जो छठा पे कमीशन था वहाँ पे ग्रेड पे था, हालांकि अब ग्रेड पे का वो ख़त्म कर दिया गया है, अब 7 CPC चल रहा है। और 7 CPC में पे लेवल होते हैं, पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 3। तो 1 में 1800 ग्रेड पे जो था वो आता है, 2 में 2000 आता है, तो यह पे लेवल 2 की नौकरी है। ठीक है, पे लेवल 2, समझ रहे हैं ना आप? सॉरी, पे लेवल 2 नहीं, माफ़ करिएगा, गलती हो गई यहाँ पे। 2 में 1900 ग्रेड पे आता है, 1900, और 3 में 2000 ग्रेड पे जो था 6 CPC में, उसको पे लेवल 3 में रखा गया है। ठीक है, पे लेवल 3 में 2000 ग्रेड पे को रखा गया है, तो ये पे लेवल 3 की नौकरी हो गई। सैलरी के बारे में बात करें तो लगभग 21,000, संभवतः 21,000 ही बेसिक है, 21,200 ऐसे करके कुछ बेसिक है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है अभी, आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा देख के। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि लगभग 21,000 से 22,000, 21,500 के बीच में ही इनकी बेसिक पे होती है। अब आइए देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी। उर्दू एंड हिंदी की स्पेशल नॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एक नॉलेज जो हो, जैसे वो भाषा की जानकारी होती है, उत्तर प्रदेश में आप रहने वाले हैं तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उर्दू का भी काफ़ी कुछ प्रयोग हमारे यहाँ होता रहता है। और आपने अगर कोर्ट में और पुलिस की लैंग्वेज में देखा होगा तो उर्दू के बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हालांकि इसके लिए कोई स्पेशल आपसे सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए बस। उसके साथ आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डोएक सोसाइटी के द्वारा जारी किया जाता है, वो CCC। हालांकि मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग, लगभग लगभग सारे लोगों पे ही अब CCC का सर्टिफिकेट होगा। ऐसे कोई कम ही लोग बचे होंगे जिनके पास ये CCC का सर्टिफिकेट डोएक द्वारा जो जारी होता है वो नहीं होगा। हालांकि उन लोगों पे हो सकता है जो अभी अभी रिसेंटली उन्होंने 18 ईयर्स कंप्लीट किए हों, या रिसेंटली अभी तैयारी की लाइन में आए हों, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप फ़िलहाल इसको भी, इसका फॉर्म फिल कर लीजिए, और आने वाली वैकेंसीज़ में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए, आप लिखा हुआ 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड मिनट फॉर इंग्लिश। पता ही है आपको कि 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपको हिंदी के लिए चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए चाहिए। आपको एक पैरा दिया जाएगा सिस्टम पे, कंप्यूटर पे ही पैरा होगा, आप आपको सामने देख कर उसे टाइप करना है। लगभग आपको 250 वर्ड दिए जाएंगे, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो ये 25 की स्पीड आपकी हो गई हिंदी की। इंग्लिश में आपको 300 वर्ड दिया जाएगा, 10 मिनट टाइप करना है, 30 की स्पीड इंग्लिश की हो गई। ये आपको दिया जाएगा। हिंदी के लिए कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा? तो फ़ॉन्ट आप देख लीजिए, मंगल इन स्क्रिप्ट, मंगल के कई सारे हैं, तो उसमें से इन स्क्रिप्ट, मंगल इन स्क्रिप्ट आपको यूज़ करना है। और मंगल में कई सारे होते हैं, रेमिंगटन है, गेल है, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, तो मंगल में भी आपको इन स्क्रिप्ट ही यूज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मेंसुरेशन एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्डर दिस ऑफ 908 एंड रूल्स रिलेटिंग टू द वर्क एंड ड्यूटीज़ ऑफ जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो अर्थमेटिक मेंसुरेशन एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्डर्स, इसके लिए भी कोई आपसे अलग से वो नहीं मांगा जा रहा है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं है। एलिमेंट्री नॉलेज जो है वो आपको, सबको लगभग लगभग होती है, हमने अरिथमेटिक पढ़ रखी है, तो हमें नॉर्मल ये सब जानकारियाँ होती हैं, तो आपको इनसे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें से जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है, उसमें मैं अगर अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स मस्ट है उसमें, इंटरमीडिएट में मैथ्स मस्ट है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि आपको इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटरमीडिएट आपने पास कर रखा है और आपकी एज 18 से ऊपर हो चुकी है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर पास होने चाहिए आप, और आपकी एज 18+ होनी चाहिए।
ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ये आप फिल करते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ वैकेंसियाँ इसमें ऐसी हैं जिनके लिए इंटरमीडिएट मैथ से अनिवार्य है, तो आप उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे चलते हैं। पेड अप्रेंटिस की 2 तरह की वैकेंसी होती है वहाँ पर, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। इसकी 202 वैकेंसियाँ हैं या 1900 ग्रेड पे होता है, ठीक है, पे लेवल 2। इसमें देखिए बाकी कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे इन्होंने बता दिया गया कि इंटरमीडिएट चाहिए, CCC चाहिए 2 का, और टाइपिंग स्पीड वही रहने वाली। तो आप देखिए आपके लिए कितनी वैकेंसी हो गई, 9 2 11, 1 2 ये हो गई, 8 2 10। आपके लिए लगभग 1022 वैकेंसियाँ, सॉरी 1021 वैकेंसियाँ यहाँ पे आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं, कभी भी डिक्रीज़ होते हुए देखा नहीं गया है, इंक्रीज़ ही होती हैं नॉर्मल। रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, ट्राइब्स के लिए 2%, बैकवर्ड क्लास का 27%, EWS के लिए 10%। ज़्यादा आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। ये सब चीज़ें बात की होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट। देखिए इसमें इतनी तरह की पोस्टें होती हैं। एडमिन ग्रेड 2, ठीक है, कॉपीस्ट होता है वहाँ पर, सिविल एंड पुलिस केस डायरी, असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क, एडिशनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, एडमिन क्लर्क, राइटर एंड रनर, टाइपिस्ट, ETC, क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये बहुत सारी आपने देखा होगा सारे ऑफिसेज में होता है कि कुछ लोगों का काम सैलरी बनाना होता है, वो अकाउंट्स में काम करते हैं। कुछ लोगों का काम एडमिन सेक्शन में काम करना होता है, वो पूरे ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखते हैं। कुछ लोग कोर्ट की बात हो तो कोर्ट में भी जो जजेस के साथ रहते हैं उन वहाँ पे काम करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ अलग अलग डिफ़ाइन की गई हैं, वो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट इशूड बाई नाइलेट डोएक सोसाइटी। ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर आपको देखी हैं। देखिए नीचे जो एक नई चीज़ लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक, बट द पोस्ट ऑफ एडमिन ग्रेड 2 ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड हु हैव पास देयर इंटरमीडिएट एग्जाम विद मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पर एक सेक्शन है एडमिन ग्रेड 2 का, ये आप देख रहे हैं। इसी जूनियर असिस्टेंट में मान लीजिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, 819। बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि एडमिन ग्रेड 2 हो गया, कॉपीस्ट हो गया, असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क हो गया, एडिशनल क्लर्क हो गया, कोर्ट क्लर्क हो गया, एडमिन हो गया, ऐसे करके ये मान लीजिए कि 10 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इन 819 में मान लीजिए कि एडमिन ग्रेड की 50 वैकेंसियाँ हैं, दूसरे की मान लीजिए आप 40 हैं, 100 हैं किसी चीज़ की, किसी की 50 हैं, ऐसे डिफ़ाइन है। तो जो 50 वैकेंसियाँ एडमिन ग्रेड 2 के लिए हैं वहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट में मैथ्स होना मस्ट है। तो अगर आप यहाँ से 50 वैकेंसी हटा देते हैं, आप 50 नहीं आप 100 भी हटा देते हैं, तब भी 719 वैकेंसियाँ यहाँ बच रही हैं जिन पर कोई भी स्पेशलाइजेशन ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो सोने पे सुहागा है, उनके लिए तो ये एडमिन ग्रेड 2 की वैकेंसी हैं ही, और बाकी जो 719 बच रही हैं वो भी उनके लिए हैं। और बाकी जिन पे मैथ्स नहीं है उन्हें भी दिल छोटा नहीं करना है। आपके पास एडमिन ग्रेड 2 को छोड़कर बाकी सारी कैटेगरी की वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं, और पेड अप्रेंटिस में तो आप भर ही सकते हैं, ठीक है। सेम पेड अप्रेंटिस की कंडीशंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की है 2 साल से ज़्यादा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या अभी तो किया जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी आपके बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं कोई अगला वीडियो बना के आपको बता दूंगा। एक आर्मी की कोर है टेरिटोरियल आर्मी, जहाँ पे आप कुछ समय के लिए सेवा दे सकते हैं अपनी, और वहाँ पे सेवा देने के बाद आपको कई सारी वैकेंसीज़ में प्रेफर किया जाता है। एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज क्या है 18 और मोर देन 40, ठीक। चेक कब से करना है 1 जुलाई, ठीक, यानी कि 1 जुलाई कौन सी ऑफ द ईयर इन विच एडवर्टीजमेंट इज़ पब्लिश्ड, i.e. 2022। अब 2022 में वैकेंसी ये पब्लिश किया जा रहा है, तो 1 जुलाई 2022 को आप 18 साल के पूरे हो चुके हों, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका जन्म 2 जुलाई को हुआ है तो आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म अगर 2 जुलाई को हुआ है तो मान लीजिए आपका जन्म 2 जुलाई 1900 सॉरी 2004 में हुआ है, ठीक है।
तो 18 साल आप करेंगे तो ये हो गया 2022, और 1 जुलाई को आप पूरे हो चुके होंगे। 2 जुलाई को जन्म हुआ तो 1 जुलाई को आप पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। अच्छा, इन्होंने 1 जुलाई ही माना है, चलिए कोई बात नहीं। तो इन्होंने देखिए दिया है द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2 जुलाई 1982 के पहले नहीं जन्म होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने खैर यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे तो जिसका जन्म 2 जुलाई को हुआ है वह 1 जुलाई को पूरा कर लेता है वह। ठीक है, मान लीजिए आपका जन्म 2 जुलाई 2004 को हुआ है, तब आप 1 जुलाई को पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं माना गया है, कोई बात नहीं। चलिए, जो नोटिफिकेशन में लिखा है हम तो उसी पर काम करेंगे। तो 1 जुलाई 2004 ये डेट आपको क्रूशियल डेट दी हुई है। अगर इनके बीच में आपका जन्म हुआ है और आप ये फॉलो करते हैं ये गाइडलाइन, तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपर एज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया गया है। ठीक है, 5 साल के लिए ओनली फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फायर फ्रीडम, इनको सबको 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही 5 साल का रिलैक्सेशन और किसे दिया गया है? स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के स्किल्ड प्लेयर्स हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है, एक सर्विसमैन जो हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश शैल बी रिलैक्सेबल अप टू बाई 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी, तो उनको 3 साल का दिया जाएगा। अब देखिए इसमें सब में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, इनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होगा, तभी यह सब कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उन्हें 15 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए 15 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, 40 एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 15 का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 55 साल में कोई अगर नौकरी किसी को मिलेगी और 60 में रिटायर हो जाएगा तो क्या ही नौकरी करेगा 5 साल वो। चलिए खैर, सरकार के नियम हैं, उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। देखिए, कैंडिडेटिंग क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन इन मोर देन वन कैटेगरी विल बी इंटाइटल टू ओनली वन ऑफ द रिलैक्सेशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए आप जिसमें जो आपके मान लीजिए कोई पीएच कैंडिडेट है और वह ओबीसी में भी आता है या एससी में भी आता है, तो उसको रिलैक्सेशन पीएच वाला मिल जाएगा जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे कोई आपके लिए मतलब कि नहीं है, आपको एक ही शादी करनी है, 2 करी है तो नहीं, फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे आप। ये खैर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब आइए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेबस एंड मॉडलिटीज़, क्या क्या आने वाला है। ठीक है, 90 मिनट का आपका एक एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 100 क्वेश्चन होंगे। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 जनरल स्टडीज़ के और 25 मैथमेटिक्स के। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको रीजनिंग नहीं मिल रही है। ठीक, रीजनिंग नहीं है, उसकी जगह पर इंग्लिश को हिंदी को ऐड किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जनरली देखा गया एडवांस मैथ्स नहीं आती है, तो आप हिंदी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हिंदी पढ़नी शुरू कर दीजिए, इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दीजिए, जनरल स्टडीज़ आप पढ़ ही रहे होंगे, मैथमेटिक्स आप पढ़ ही रहे होंगे। ज़्यादातर लोग इन दोनों सब्जेक्ट में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी नहीं आती तो हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, या जो स्टेट की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 100 मार्क्स होने वाले हैं यहाँ पे आपके, माइनस मार्किंग नहीं है इस बार। ठीक है, उसके बाद आपका ये जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ डिक्लेयर कर दी जाएगी, फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ मैंने पहले आपको बता दिया 25 मार्क्स की हिंदी टाइपिंग और 25 की इंग्लिश टाइपिंग होगी। 10 नंबर क्वालिफाइंग रखा गया है, 10 नंबर इसमें और 10 नंबर इसमें। इससे कम नंबर आपको मिलेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नंबर देने का तरीका क्या होगा? 250 वर्ड आपको दिए जाएंगे 10 मिनट के लिए। देखिए आप 25 की स्पीड आ गई, अब मान लिए आप इस 10 मिनट में 200 वर्ड ही लिखते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह कुछ नंबर आपको दिए जाएंगे। 10 नंबर पाना मैंडेटरी है, अगर इससे कम आप पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपका पेपर फर्स्ट कितना भी अच्छा हुआ हो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाला है, ये आपको पता ही है, अगर आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं पहले तो आपको जानकारी होगी ही कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था, कुछ उसी स्टैंडर्ड का पेपर ये होने वाला है। ठीक है, और उसके आगे चलते हैं।
ये वही मैंने लिख 10 मार्क्स जो मैंने आपको बताया है उसी के बारे में चर्चा की गई है। और बाकी ये लिखा हुआ सिलेक्शन कमेटी हैज़ डिस्क्रिप्शन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल पार्ट ऑफ पेपर इन बोथ स्टेज। ठीक है, ये तो उनको अपना राइट रहता है कि किसी भी एग्ज़ाम में वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दें। ठीक है, टाइपिंग के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस बार जो आर ओ की टाइपिंग हुई थी उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी देखी गई थी। कई मतलब आयोग ने जो उसमें नियम रखे थे वो बहुत ही अजीब नियम थे, तो उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि टाइपिंग करनी कैसे है। आप सेफ़ वे लेके चलेंगे वहाँ पे टाइपिंग का। तो अभी फ़िलहाल आप रिटर्न की तैयारी करिए, टाइपिंग की चिंता आप मत करिए, बस आप अपनी टाइपिंग तैयार रखिए, आप अपनी स्पीड मेंटेन रखिए। बाकी वहाँ पे क्या कैसे करना है वो मैं आपको अलग वीडियो से बता दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें वहीं जो मैंने आपको बताया है। इंग्लिश टाइपिंग ये देखिए लिखा हुआ 250 वर्ड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के लिए, 300 वर्ड आपको इंग्लिश के किए जाएंगे, 10 मिनट में आपको टाइप करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट, आपको इस पर टाइपिंग करनी है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बाकी वैसे ही कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेज 1 के आधार पर, एंड स्टेज 2 के नंबर फिर उसमें जोड़ दिए जाएंगे। secured higher marks in merit will be offered the post of junior assistant unless vacancies exhaust, then remaining selected candidate will be shall be offered the post of paid apprentice। अब देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। 100 नंबर उसके हैं रिटर्न के, 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग के, 25 नंबर हिंदी टाइपिंग के, आपके नंबर हो गए 150 टोटल। ठीक, कट ऑफ आती है मान लीजिए 105 नंबर। ठीक, 100 तो क्या होगा, 105 नंबर से ऊपर 105 नंबर कट ऑफ हो गई। ठीक, अब ऊपर से सबको पोस्ट देनी शुरू की जाएगी। 105 के ऊपर जितने लोग हैं उनको पोस्ट ऑफर की जाएगी। कौन सी, जूनियर असिस्टेंट की। ठीक, उसके बाद जब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, 819 पोस्टें हैं, 819 पोस्टें ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके नीचे जो होगा यहाँ पे मान लीजिए जूनियर, ये आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें ख़त्म हो गई, यहाँ से शुरू हो जाएंगी पेड अप्रेंटिस। फिर आपको 202 वैकेंसी उसकी हैं, तो यहाँ से नीचे आपको पेड अप्रेंटिस मिल जाएगा। मतलब इसका कहने का है कि एग्ज़ाम आपको एक ही देना है, एक ही एग्ज़ाम से आपको 2 पोस्टें मिलने वाली हैं। आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपको जूनियर असिस्टेंट मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट एग्जॉस्ट हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं, जब तक कि आपका नंबर आता है लिस्ट में, तो आपको पेड अप्रेंटिस मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ईच करेक्ट आंसर 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है इस बार। ठीक है, ये बाकी कंडीशन वही है सारी, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, आंसर की चैलेंज बात की बात है, जब पेपर, पहले तो पेपर होना चाहिए, आंसर की चैलेंज तो बाद में करेंगे जब पेपर हो जाएगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं साइट से, साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आप देख लीजिए कंबाइंड कैटेगरी, कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर पोस्ट पेड अप्रेंटिस शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन स्टेज फर्स्ट ऑफलाइन एंड स्टेज सेकंड, दोनों को नंबर जोड़ दिए जाएंगे। इस बार टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं है, ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे आपने एग्जाम दिए होंगे जहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाइंग होती है, इसमें टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं है, टाइपिंग के नंबर मिलने हैं। तो टाइपिंग पे आप ध्यान रखेंगे, टाइपिंग में कोशिश आप ये करेंगे कि 25 से 25 आपको हिंदी मिले, 25 से 25 आपको इंग्लिश में मिले। यहाँ से आप 50 नंबर अगर स्कोर कर पाते हैं और लगभग 70 नंबर आपको रिटर्न से मिल जाते हैं, तो आप एक सेफ स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन लगभग तय माना जाएगा। ठीक है, selecting authority on the basis of aggregate of the percentage of total marks is secured in offline written exam and of the marks secured in Hindi and English typing and computer taking into consideration the order in force relating to reservation of post। ये तो बाकी सब ये है, रिजर्वेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा, इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए गए हैं कि कैसे पे फॉर्म भरना है, कैसे करना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कहाँ से आप किस साइट से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये वेबसाइट दी हुई है, NTA की वेबसाइट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है। इस पर आप टाइम पे चेक करते रहेंगे। हालांकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए वो यहाँ पे दी गई है। हालांकि अब सारे लोग इतना वो हो गए हैं फॉर्म भरते भरते कि किसी को ये सब ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखिए, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो आपको जो है फ्यूचर के लिए भी एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एनी टाइप ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल अप्लाई ऑनलाइन सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है,
अगर आप किसी भी सेवा में हैं पहले से, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, या कोई भी ऐसी संस्था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, तो आपको एक फॉर्म भरने से पहले वहाँ से आपको एनओसी लेनी होती है। ठीक है, जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी आपके प्रेजेंट डिपार्टमेंट में, वो आपको एनओसी देगी। ठीक है, और आपको एनओसी सबमिट करनी होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपको एनओसी सबमिट करनी होती है। ठीक है, ये हो गया आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो नॉर्मल सी बात आपके लिए रहने वाली है। टीएडी आपको कोई एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। ये है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, नो रिकमेंडेशन इधर रिटर्न और ओवरऑल विल बी टेकन। कोई आप मतलब क्या है कि आप अगर अपना चेंज करना चाहते हैं सेंटर वगैरह, तो आपका कोई भी वो नहीं माना जाएगा। और ये देखिए, किसी भी मीन्स से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी, आप ये मतलब इसका ये हो गया कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी को यूज़ करके, किसी अपना इन्फ्लुएंस करके कुछ करना चाहेंगे, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम के सेंटर हैं, लगभग उत्तर प्रदेश के आधे डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। संभावना तो यही है, लेकिन फ़िलहाल उम्मीद करिए कि पेट जैसी कंडीशन ना बने, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग आधे डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, आधे 74 आधे 34, सॉरी 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं। तो अगर हम इसको आधा करना चाहेंगे तो 37 या 38 होते हैं, तो 37 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा दूर पेपर देने नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी अगर पेट जैसी कंडीशन बनी तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं अभी से। बाकी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सब जानकारी आपको है ही है। क्या क्या लगने वाला है ये जानकारी यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जैसी मेंशन है हाई स्कूल में वो लिखनी है आपको। आपके पास आधार कार्ड या कोई भी एक डॉक्यूमेंट आईडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट आईडी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल है, जनरल ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, स्कैन पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, स्कैंड होना चाहिए, 80% उसमें फेस होना चाहिए। ठीक, मास्क नहीं होना चाहिए, क्लियरली शोइंग होनी चाहिए। ये जानकारी आपको सारी हैं। सिग्नेचर आपका होना चाहिए कितना, 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ये 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट होनी चाहिए फ़ी पेमेंट के लिए, वैलिड ईमेल आईडी, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है कैसे फॉर्म भरना है, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर आप साइट खोल के उस पर फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे, तो आप धीमे धीमे जो भी उसमें मांगा गया उसमें भी डिटेल साइट्स पे सारी दी हुई हैं, तो ये फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा वहाँ से देख कर। ठीक है, फ़ीस आपको बताई जा चुकी, 850 रुपये जनरल, OBC और EWS के लिए, 650 रुपये SC और ST के लिए। यूपी के बाहर के हैं आप तो आपको 850 रुपये फ़ीस देनी होगी। ठीक है, ये आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए गए हैं। ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। एडमिट कार्ड के लिए जब आप एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आपको देखिए ये दिया गया है, मेल आईडी नोट कर लीजिएगा। आप कहीं भी एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके लिए कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट सा है नहीं, केवल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, ये है अनफेयर मीन्स क्या है कि आपको क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन रहा, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है आपका। ठीक है, ये एब्रीवेशन क्या यूज़ हुए, बाकी नीचे आपको यही बताया गया फॉर्म फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल्स हैं। आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी और आप खुद ही आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी रही आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप C की पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, जिसका आयोजन इलाहाबाद हाई कोर्ट NTA के माध्यम से करा रहा है, उसके बारे में आपको मैंने डिटेल जानकारी दे दी है। अच्छी पोस्ट है, फॉर्म फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्ट हो जाइए इसमें। और ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि आपको घर के आसपास कहने का मतलब ये है कि आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी मिल सकता है, मिलता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि वो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो कि होम डिस्ट्रिक्ट में अपना नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो होम डिस्ट्रिक्ट से जो आप उनका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग है। तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ट्रांसफ़र आसान नहीं होता है,
आपका सिलेक्शन जहाँ पे हो जाता है, उम्मीद आप ये करिए कि आपको वहीं पर जॉब करनी है। आपका ट्रांसफ़र आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अगर आप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ईज़िली नहीं होता है। तो ये आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। वैसे फ़िलहाल अभी तो आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, ये सारी चीज़ें बात की होती हैं, ठीक है। और बाकी इसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ साथ ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हैं, उनकी स्टेनो की वैकेंसी आई हैं, उन दोनों के भी उस पर चर्चा मैं बहुत जल्द अगला वीडियो में उस पर ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों को हल्के में नहीं लेना है, करते रहिए। टाइपिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं, मेरे जानने में हैं, मेरे बहुत ख़ास लोग हैं जिनको टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से वह इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। टाइपिंग में कोई भी हिला हवाली नहीं करेंगे। आज से ही आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि ये तो मैं कर लूँगा और मैंने कर रखी है, इन चीज़ों पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप डेली प्रैक्टिस उसकी करते रहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप एक पैरा आप डेली टाइप करते रहिए। 250 वर्ड इसमें बताए गए हैं, आप 250 वर्ड का पैरा हिंदी का और 300 वर्ड का इंग्लिश का एक पैरा लीजिए और उसको पर डे टाइप अपना टाइप करके अपनी स्पीड चेक करते रहिए। कोशिश करिएगा कि थोड़े जो टफ़ वर्ड्स हैं उनका भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कई बार एग्ज़ाम्स में टफ़ वर्ड आ जाते हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हमको फ़ील होती है। तो ये रही आपके लिए एडवर्टीज़मेंट पे हमने चर्चा कर ली है। बाकी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। टाइपिंग पर भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा टाइपिंग में क्या करना है। वहाँ भी आपका जो है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।